बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने रिस्क मैनेजमेंट को इससे पहले 3 लेक्चर में डिस्कस किया है और ये लास्ट लेक्चर है रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। पहले रिस्क मैनेजमेंट में हमने बेसिक्स रिस्क मैनेजमेंट रिस्क और उसके डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। सेकेंड लेक्चर में हमने रिस्क के टाइप्स को डिस्कस किया है जो बिजनेस रिस्क से रिलेटेड थे और कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी इनिशियली डिस्कस किए थे। थर्ड लेक्चर में हमने रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को इन डिटेल डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंशियल रिस्क को समहाउ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स के बाद हम कैसे फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करते हैं और कौन से रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से लैब्स हैं इन रिस्क मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क से। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो दो टाइप के बेसिकली होती हैं, एक फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट रेट है और एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया या दिया और 10 साल के लिए लोन लिया और एक अमाउंट का लोन लिया और वो 10% पे आपने वो लोन लिया, तो आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट से फॉर एग्जांपल 12% है, आपने 10% पे लोन लिया। हो सकता है कि ये रेट फ्यूचर में 2 साल के बाद 8% हो जाए लेकिन आपका 10% चेंज नहीं होगा। आपका ये रेट फिक्स रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ लोन, तो इसीलिए इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कहते हैं। वो मार्केट का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं, आपका रेट हमेशा फिक्स रहेगा। तो नॉट टेक एडवांटेजेस इफ इंटरेस्ट रेट इन मार्केट गो डाउन, जैसा कि मैंने एग्जांपल में कहा है कि आपने लोन लिया है 12% 10% पे, जबकि मार्केट का उस वक्त रेट 10% था। सॉरी, आपने लोन लिया है 10% पे जबकि मार्केट में उस वक्त रेट 12% था, तो आपकी कंपनी की वर्थ को देखते हुए उन्होंने आपको मार्केट से बिलो रेट पे लोन दिया है, लेकिन 20 ईयर के लिए दिया है। 2 साल गुजरने के बाद मार्केट कंडीशन चेंज हुए और रेट डिक्रीज हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुए और मार्केट इंटरेस्ट रेट 8% पे आ गया। अब मार्केट का इंटरेस्ट डाउन है लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मार्केट का इंटरेस्ट डाउन जाए तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होता अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे हैं। हैव टू पे सेम अमाउंट फॉर एंटायर टेन्योर ऑफ लोन। तो इसके बदले में इसकी जगह पे एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक मार्केट इंटरेस्ट रेट पे बेस कर रहा होता है, जिसको पाकिस्तान में हम काइबोर कहते हैं, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, और लाइबोर भी इसको कहा जाता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो ये डिफरेंट कंट्रीज में इसका नाम डिफरेंट है, तो वहाँ की कंट्री में एक रेट होता है जो इंटरबैंक लेंडिंग पे और बारोइंग पे वो इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो से फॉर एग्जांपल हम काइबोर को लेते हैं जो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है। तो फ्लोटिंग में ये होता है कि काइबोर से फॉर एग्जांपल आज 4% है, तो आप जो लोन ले रहे थे जो जो ऊपर वाले एग्जांपल में फिक्स इंटरेस्ट रेट में हमने 10% कहा, तो अगर काइबोर 4% है तो काइबोर प्लस 6, तो आज दोनों का रेट बराबर है। काइबोर प्लस 6 का मतलब है 4 + 6 = 10 और आपने भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे 10% पे लोन लिया। आज तो दोनों का रेट सेम था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये रेट डिफरेंटली चेंज होता है। से फॉर एग्जांपल अगर काइबोर कम होता है 2% पे आ जाता है, तो इनका जो रेट होगा वो 2 + 6 8% होगा, जबकि आप जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले हैं वो 10% ही पे कर रहे होंगे। इसमें रिस्क होता है, इसमें अदरवाइज भी हो सकता है, काइबोर हो सकता है 6 पे चला जाए तो 6 + 6 = 12% हो जाता है, लेकिन फिक्स्ड वालों को न तो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है न ज़्यादा लॉस होता है। ये उनको ऐसा इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनका रिस्क नहीं है, उनका रिस्क जो उनके अपने रेट के बारे में है वो नॉन रेट है, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनका रेट चेंज नहीं हो रहा, वो क्लियर है। तो रेट सेट अकॉर्डिंग टू रेफरेंस रेट, जिसको हम काइबोर कहते हैं, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, नॉट कंट्रोल्ड बाय बार लेंडर, ये उनकी मर्जी से नहीं, मार्केट में चेंज होता है। तो पाकिस्तान में ये रेट वेरियस टेन्योर के लेंडिंग और बारोइंग के लिए बैंक्स यूज़ करते हैं। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट इसका नाम है, काइबोर को हम कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं। सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर फ्लोटिंग रेट्स। ऐसा भी कभी कभार होता है कि फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ये ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जिस तरह हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं कि सेट्स हैं, लिमिट सेट हैं कि अगर आप 5% या 5 रुपीज़ या जो भी है उससे ज़्यादा अगर ट्रेडिंग हो तो वो उसको स्टॉप कर देते हैं, या उससे कम ट्रेडिंग हो तो भी स्टॉप कर देते हैं, ताकि ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा मुनाफा मार्केट में ना हो, जो कि नुकसानदेह हो सकता है, कोई उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये हो गया
अब इनको जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जिस तरह के स्वैपिंग होती है कि आप रेट को स्वैप करते हैं। अगर आपने से फॉर एग्जांपल मैं फ्लोटिंग की एग्जांपल स्टार्ट करता हूं कि आपने फ्लोटिंग पे लिया है काइबोर प्लस 6% और काइबोर आज 4% था, तो आपने 10% पे लोन लिया, लेकिन आप 10% से सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है 10% तो ठीक है, लेकिन आपको खबरें आनी शुरू हो गई कि काइबोर रेट इंक्रीज करेगा। तो आपकी कैपेसिटी नहीं है कि अगर काइबोर इंक्रीज करता है तो आपको 10% से ज़्यादा देना होगा, और आप 10% से ज़्यादा रेट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप स्वैपिंग कर सकते हैं फिक्स्ड रेट के साथ जो कि 10% पे है, या 10.2% या 10.1%, थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है। आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका नॉन रिस्क होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिनका बिजनेस ही रिस्क मैनेजमेंट है और रिस्क से डील करना है, हो सकता है वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में जो काइबोर है वो तो डिक्रीज करेगा और हमें कम रेट पे करना पड़ेगा, और हम इनसे 10% रेट लेके या 10.1% रेट लेके इनकी रेट इनका पे करते हैं। तो वो हो सकता है स्पेशलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट फर्म हो, या हो सकता है कोई रिस्की फर्म हो जो जो पिछले मैनेजर ने, पिछले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन किया कि फिक्स रेट लेते हैं। अब बोर्ड चेंज हो चुका है, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने तो फ्लोटिंग पे जाना चाहिए, फ्लोटिंग पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ स्वैप कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को। तो इस तरह से भी कोई रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट की टाइप हो सकती है। तो ये बेसिक इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, और फिर उनके स्वैपिंग के बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट जो है वो है हैंडलिंग फॉरेक्स रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि जब आप किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं या कोई दूसरे कंट्री से आप अपना रॉ मटेरियल ला रहे हैं, तो आपको फॉरेक्स रेट फेस करना पड़ता है। यू आर एक्सपोज टू फॉरेक्स रिस्क। कंपनीज हैज लायबिलिटीज और एसेट्स इन करेंसी अदर देन करेंसी ऑफ इट्स ओन कंट्री। तो अपने ओन कंट्री से हट के अगर आपके लायबिलिटीज हैं या एसेट्स हैं, तो वो फिर आपके लिए मसला हो सकते हैं, उसमें आपको फॉरेक्स रिस्क फेस करना पड़ सकता है। हैपेंस व्हेन कंपनी इंपोर्ट समथिंग, जब कंपनी इंपोर्ट करते हैं तो उस सूरत हाल में आपको ये रिस्क फेस करना होता है। तो एक्सपोर्ट गुड्स टू ए फॉरेन कंट्री, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स फॉरेन कंट्री में, तो भी आपको ये रिस्क फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप पेमेंट या तो ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, और वो टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टाइम डिफरेंस की वजह से आज आप ट्रांजैक्शन करते हैं, हफ्ते के बाद आपको पैसे मिलने पड़ते हैं। से फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी करेंसी में है, आपने चीज़ मंगवा ली आज यूके से, तो यूके में पाउंड रेट आज 150 है। तो जिस तरह से पिछले महीनों में हमने फ्लक्चुएशन देखी है कि 10 दिन में 10% इंक्रीज हो जाता है। आपने 150 पर पाउंड पे चीज़ खरीदा है और आपको अब 1 पाउंड के लिए 160 पे करना पड़ रहा है। तो अगर आपने मिलियंस में बिलियंस में ट्रांजैक्शन किया है, तो इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज अमाउंट एंड अ ह्यूज रिस्क यू हैव टू फेस। तो इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तानी एक्सपोज टू दिस रिस्क when they import due to devalue of पाकिस्तानी रुपी। तो पाकिस्तानी रुपी जब डीवैल्यू होता है तो आपको ये रिस्क बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है जब आप कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और आपने उसकी पेमेंट करनी होती है। अगर पेमेंट डिलेड है तो ये रिस्क और ज़्यादा है। तो फॉर इम्पोर्ट्स बाय, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे, इन रिस्क को आपने हैज करना है, कैसे मैनेज करना है। फॉर इम्पोर्ट्स बाय फॉरवर्ड एट प्री सेट रेट, तो आप फॉरवर्ड रेट परचेज कर लेते हैं प्री सेट रेट पे जब आप इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं, जब आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आपको पैसे फ्यूचर पे करने हैं और वो पैसे एक ह्यूज अमाउंट है, और आप पाकिस्तानी करेंसी या किसी भी मुल्क की करेंसी में आप डील करना चाह रहे हैं, और आप सपोज कर रहे हैं कि आपकी लोकल करेंसी डीवैल्यू होगी और जिस फॉरेन करेंसी में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, तो उस सूरत में आप फॉरवर्ड परचेज कर लेते हैं। फॉरवर्ड को जो हमने पहले डिस्कस किया, फॉरवर्ड और फ्यूचर भी आप परचेज कर सकते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स हैं, जिसमें आप आज आप ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन आज तय करते हैं, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन फ्यूचर डेट में होती है। से फॉर एग्जांपल आप 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, आपको पाउंड ज़रूरत होंगे और पाउंड की कीमत आज 150 है और आपको डर लगा हुआ है कि एक पाउंड आपको 160-170 में मिलेगा। तो आज आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने बाद सेट टाइम 1000 पाउंड सेट यूनिट 151-152 में लेंगे सेट प्राइस। तो ये 3 चीज़ें, फ्यूचर डेट, सेट यूनिट, सेट प्राइस, तो इन चीज़ों को सेट कर लेते हैं आज। तो उस पर आप एक छोटा सा प्रीमियम देखो, एक 150 पे है तो आप 152 पे, मतलब
₹2 पर यूनिट आप पाउंड आप प्रीमियम आज पे कर रहे हैं, तो आप एक फॉरवर्ड परचेज कर देते हैं, तो आप इस रिस्क से आपको हेज कर सकते हैं फॉर इम्पोर्ट्स। बाय एन ऑप्शन टू बाय और सेल, तो आप एक तो फॉरवर्ड कर सकते हैं और एक बाय एन ऑप्शन टू बाय और सेल के लिए आप ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, राइट टू बाय और राइट टू सेल, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑप्शन इज बेसिकली गिव यू द राइट टू बाय, it is called call option. The other is option to sell, right to sell, it's put option. तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो आप इंपोर्ट के लिए ऑप्शंस फॉरवर्ड या फ्यूचर या बाय ऑप्शन, जिसको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, आप एज पर यूर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, पुट ऑप्शन में क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है। तो अगर ये आपको क्लियर है तो यू कैन फाइंड अ सुटेबल ऑप्शन फॉर योर ट्रांजैक्शन। बाय पुट ऑप्शन, इफ प्राइस ऑफ करेंसी विल एप्रिशिएट, जब करेंसी की एप्रिशिएट हो रहा है तो आप पुट ऑप्शन कर सकते हैं, आप राइट टू सेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन भी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ हैंडलिंग स्टॉक मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट में जो रिस्क होते हैं उसमें जो सबसे पहले जो जहां हम डिस्कस करेंगे, कंपनी होल्ड शेयर और बॉन्ड ऑफ एन अदर कंपनी। तो अदर कंपनी के जब आप बॉन्ड और स्टॉक परचेज करते हैं, एक तो हमने डिस्कस किया था ना रिस्क के टाइप्स में, जो बेसिक क्राइटेरिया है, दो टाइप के रिस्क हैं, सिस्टमेटिक है और अनसिस्टमेटिक है। तो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में जितने भी रिस्क, बिजनेस रिस्क डिस्कस किए हैं वो अनसिस्टमेटिक रिस्क से रिलेटेड है। अनसिस्टमेटिक रिस्क कंट्रोलेबल है, डाइवर्सिफाइएबल है, मैनेजेबल है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, तो जो कि अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज कंट्रोलेबल, डाइवर्सिफाइएबल, मैनेजेबल। जो कि सिस्टमेटिक रिस्क है वो अनकंट्रोलेबल है, अनडाइवर्सिफाइएबल है, क्योंकि ये बेस करता है जनरल रिस्क फेस बाय इंटायर इंडस्ट्री और इकोनॉमी एज ए होल। जब पूरी इकोनॉमी एक रिस्क फेस कर रही है तो उस रिस्क को कोई इंडिविजुअल उसको फेस मिनिमाइज नहीं कर सकता, तो वो जिसको हम बीटा कहते हैं, तो वो आपने हर हाल में फेस करना होता है। हाँ, पोर्टफोलियो अगर कम्बिनेशन अच्छी हो तो बेहतर हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क हर हाल में आपके पास रहता है, बीटा जिसको कहते हैं। तो बीटा रिस्क आपको हर हाल में फेस करना पड़ता है। बीटा के मुताबिक आप अपना रिस्क प्रीमियम सेट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कंपनी का बीटा अगर हाई है तो आप ज़्यादा रिस्क प्रीमियम डिमांड करेंगे, अगर लो है तो आपको लो रिस्क प्रीमियम दिया जाएगा। तो वो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को सेट करने में यूज होता है। कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड एज ऑल यूनिट इन पार्टिकुलर इंडस्ट्री आर अफेक्टेड बाई इट। तो वो सारे यूनिट इफेक्ट होते हैं, आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। एक कंट्री में ऐसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई इशू हो जाता है तो वो सारे कंपनीज को वो फेस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप्स इन मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। ये स्टेप्स पहले भी हमने डिस्कस किए, ऑलमोस्ट सेम है, जैसा कि बिजनेस रिस्क के स्टेप्स थे वैसे ही स्टेप्स यहाँ पे हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन है, और फिर रिस्क को असेस करना है कि ये रिस्क, इसका लेवल क्या है, ये रिस्क कितना रिस्की है और कितना इसको, मतलब इस रिस्क को हम इसके साथ क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको फेस करना है, या इसको खुद फेस करना है, या इसको ट्रांसफर करना है। तो उसके बाद एक्सप्लोर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वही टेक्निक्स आप फाइनेंशियल रिस्क में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि ऑप्शंस को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया भी है। और इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, और उसके बाद हम इस रिस्क को इम्प्लीमेंट करेंगे, रिस्क पर मैनेजमेंट प्रोसेस को, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बेसिकली वो रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज हैं। आपने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आप लाइफ का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आप किसी मशीनरी का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आप फैमिली का अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। तो ये सारे बेसिकली इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट ही है। जो रिस्क है, जो आपकी गाड़ी चोरी होने का रिस्क है आपको, तो आप उसको इंश्योर करवा सकते हैं। आपकी बीमारी का रिस्क है तो आप अपने मेडिकेशन के लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिजनेस है, तो आपके बिजनेस को रिस्क है, थेफ्ट, चोरी का रिस्क है, या आपको आग का खतरा है कि बिजनेस को आग लग सकती है, तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करवा सकते हैं। या आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में आप
ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप, ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी और ये ऑप्शन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। स्पेशलिस्ट ट्रेड इन फॉरवर्ड एंड ऑप्शन, आप फॉरवर्ड एंड ऑप्शन में स्पेशलिस्ट ट्रेडर की गाइडलाइंस भी ले सकते हैं, उनसे ये प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं और उनसे मशवरा भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में, जो कि एक डाइवर्सिफिकेशन की बेहतरीन टाइप है, आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं अपने बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग भी हो सकती है, जिस तरह गारंटी है, आप गारंटी ले लेते हैं, या लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली आप अगर किसी फॉरेन करेंसी में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप वहां से अगर प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको एक लोकल बैंक के पास जाना पड़ेगा। लोकल बैंक फॉरेन बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा, फॉरेन बायर या सेलर उस बैंक के पास जाएगा, तो बैंक एक दूसरे की गारंटी ले लेंगे और वो बैंक आपको गारंटी दे देगा कि आप अगर प्रोडक्ट भेजेंगे तो आपको प्राइस मिलेगा, अगर आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो आपको प्राइस डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है बैंक टू बैंक एज ए गारंटी कि आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इसी तरह अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स है। तो अंडर राइटिंग में बेसिकली ये है कि आप कॉमन स्टॉक इशू करना चाह रहे हैं। अब आप कितने कॉमन स्टॉक इशू करें, एक शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए और एक वक्त में कितने शेयर इशू किए जाएं, ये नॉर्मली इसके लिए स्पेशलाइज्ड अंडर राइटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी हेल्प ली जाती है। तो आप अपने अगर कंपनी के बारे में शेयर इशू करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपको फीस लेंगे और गाइड करेंगे कि से फॉर एग्जांपल आप 1 लाख शेयर इशू करें और एक शेयर 10 रुपये पे इशू करें, तो वो इसके बदले में जब आपसे प्रीमियम लेंगे तो वो आप सारे शेयर्स उस प्राइस पे उसको दे देते हैं कि भाई अब मार्केट में फ्लोट करना आपका काम है। तो ये अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है कि आपको हेल्प मिल सकती है बॉन्ड और शेयर में रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क को हेज करने के लिए। लेकिन अगर आप मर्जी से जाएंगे, 1 लाख शेयर इशू करेंगे, 10 रुपये पर शेयर इशू करेंगे, हो सकता है लोग एक रुपये पे खरीदने आ जाएं तो आपकी कंपनी की वैल्यू डाउन चली जाती है। तो वेल इन टाइम आप बेहतरीन मशवरा लेके अपने बेहतरीन प्रोडक्ट को वेल इन टाइम लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए इसको अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह डिजास्टर रिकवरी प्लान है। आपको अगर कोई डिजास्टर हो रहा है या डिजास्टर फेस कर रहे हैं या डिजास्टर होने को है, तो उसके लिए डिजास्टर तो हैपन ही होते हैं, मतलब नेचुरल हैं, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में इनका होना यकीनी होता है, मेड टू हैपन है, टेररिज्म है। तो ये सारी बातें, प्रिपेयर फॉर डिजास्टर एंड आल्सो आफ्टर डिजास्टर, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच। तो आप एक तो डिजास्टर के लिए खुद को तैयार रखेंगे, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि इन केस ऑफ डिजास्टर हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। नॉन रिस्क होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमारी बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, सुनामी आती है तो हम कितने सेफ हैं या उस जोन में हैं या नहीं हैं, फ्लड के हम करीब हैं या दूर हैं, या इनकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, से फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट अगर कोई कपास का है या हमारे पास शुगर कैन का इनपुट है, तो उस सूरत में, फ्लड की सूरत में हमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेल नोन। तो डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होना है और आल्सो आफ्टर डिजास्टर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच। तो प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि डिजास्टर से पहले, उस रिस्क को फेस करने से पहले आप अपनी तैयारी कर लेते हैं प्रोएक्टिवली। आप उस इवेंट के अक्कर होने से पहले ही खुद को तैयार कर लेते हैं कि उस केस में उसके रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, उसके लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए। और रिएक्टिव अप्रोच ये है कि आप रिएक्शन देते हैं, एक्शन हो जाता है, वो इवेंट हो जाता है, वो रिस्क फेस करना पड़ता है, फ्लड आ जाता है, तो फिर आप उसको रिएक्टिव अप्रोच के जरिए से उस इवेंट अकर होने के बाद आप देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो रेस्पॉन्स टू डिजास्टर डिटरमाइन वेदर कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और नॉट। तो रेस्पॉन्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का रेस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर रेस्पॉन्स अच्छा है तो आपकी कंपनी सस्टेन रहेगी, मेंटेन रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। और अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो हो सकता है कंपनी को क्लोज होना पड़ जाए और बंद हो जाना पड़ जाए। तो फार्मर रिकवरी प्लान्स टू रिस्टोर कंपनी ऑपरेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आपको बनाने पड़ेंगे, आपके पास प्लान होने चाहिए। और सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा वेरी इंपॉर्टेंट। योर फाइनेंशियल डेटा मस्ट बी सिक्योर्ड एंड मस्ट हैव बैकअप्स। कि आपको फाइनेंशियल डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक से फॉर एग्जांपल अगर आप मैनुअल कर रहे हैं, जो कि वक्त तो नहीं है, अगर मैनुअल डेटा है, जो कि कई जगहों पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप देखते हैं कि मैनुअल डेटा होता है और फिर रिकॉर्ड जल जाता है और उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं है तो आपने उसकी कापीज़ रखने हैं और एक ऑफिस में नहीं रखने हैं, उसको सेपरेट ऑफिस में आप बैकअप रिकॉर्ड, आजकल आप डिवाइसेस को देखें वो खुद बैकअप मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, आपका डाटा सिक्योर होना चाहिए। अगर किसी एक जगह पे, किसी एक इंस्टीट्यूट में
किसी एक सिस्टम पे या किसी एक ऑफिस में अगर आपका डाटा है तो उसको डुप्लीकेट बनाया जाए और उसको सेव किया जाए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ इट्स डाटा इज लॉस्ट और डैमेज। तो डाटा लॉस और डैमेज होने की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि डाटा की प्रोटेक्शन हो और रिस्क मैनेजमेंट हो। उसके बाद कॉमन लैप्सेस इन रिस्क मैनेजमेंट, ओवर रिलायंस ऑन हिस्टोरिकल डाटा इज ए कॉमन लैप्स, कि आप सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा पे बिलीव ना करें, वो क्योंकि उस पर और रिस्क की जिस तरह हमने टाइप देखे हैं, रिस्क फ्यूचर और अनसर्टेनिटी और दैट कैन बी वेरी मच डिफरेंट, तो उसके लिए हिस्टोरिकल पे रिलायंस नहीं करना चाहिए। नॉट एडवाइजेबल टू रिलाई मोर ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ओवरलुकिंग नोएबल रिस्क, आप जानते हैं उस रिस्क को तो उसको ओवरलुक न करें, कि मतलब वो भी खतरनाक हो सकता है। वेरियस रिस्क ड्यू टू इनएडेक्वेट रिसर्च ऑन ग्राउंड वर्क, तो उसके लिए भी ग्राउंड वर्क की जरूरत है। ये नहीं कि ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन पता होना काफी नहीं है, उसके लिए होमवर्क भी होना चाहिए। पे अटेंशन टू देयर डिग्री ऑफ इफेक्ट ऑन फर्म, कि वो कितना फर्म को इफेक्ट करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली आपने उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। ओवरलुकिंग कंसील्ड रिस्क, वो रिस्क जो आप जानते नहीं हैं, जो छुपे हुए हैं, जो सामने नहीं है, कवर्ड हैं, उनको भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कंपनी रिलाई ऑन डाटा रिसीव्ड फ्रॉम मैनेजर्स, मैनेजर फेल टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट नेचर और एक्सटेंट ऑफ रिस्क फेस्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेजर्स पे टोटली रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैनेजर्स ने उस रिस्क को प्रॉपरली नोन नहीं है, प्रॉपरली उस रिस्क को मेजर नहीं किया हुआ, प्रॉपरली उस रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया हुआ। तो इसी तरह इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन लीड टू पुअर और इनएडेक्वेट रिस्क कवर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर कवर होना चाहिए। इस रिस्क मैनेजमेंट अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ये रिलेटेड है या नहीं है, तो हम जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, ये तीन रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल है, इसमें इन तीनों का रोल होता है। तो इन तीनों में रिस्क मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेयर होल्डर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और मैनेजर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, लेकिन वहाँ पे एजेंसी थ्योरी आ जाती है, वहाँ पे ये इशू आ सकता है कि वो अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हों, अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हों और कंपनी के रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हों। तो इस सूरत में जो बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट को कंपनी के एसेट्स को और कंपनी को हर तरह के रिस्क से, बोर्ड मस्ट वर्क टू इम्प्रूव शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग सम रिस्क। अब ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि हम अब तक तो डिस्कस करते आ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ कह रहा है बोर्ड मस्ट वर्क टू इम्प्रूव शेयर होल्डर्स वैल्यू विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग सम रिस्क। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट नेवर मीन टू अवॉइड रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट मीन यू शुड हैव अ बैलेंस रिस्क। जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न नहीं होगा। एक कॉमन सेंटेंस हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। तो रिस्क रिटर्न के लिए आपको चाहिए कि आपके पास रिस्क होना चाहिए। तो रिस्क तो लेना है, लेकिन उस रिस्क को मैनेज करके लेना है, और रिस्क को मैनेज करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट टेकिंग रिस्क में बी द बिगेस्ट रिस्क। जब आप बिजनेस में आए हैं और बिजनेस करना है और टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बैंक्स में पैसे नहीं रखने, और आपने बिजनेस की तरफ जाना है, तो इट्स अ रिस्की बिजनेस। डूइंग बिजनेस इज अ रिस्की बिजनेस। जब आप बिजनेस में आएंगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा और रिस्क को प्रॉपर मैनेज करना होगा, और रिस्क मैनेजमेंट पर आपको बेस्ट रिवार्ड देता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि ऑडिट कमेटी, जो कि पिछले चैप्टर में हमने ऑडिट कमेटी के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया कि ऑडिट कमेटी की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जब रिपोर्ट करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क, हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, टेस्ट एंड मैनेज्ड। तो ये ऑडिट कमेटी जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दरमियान ब्रिज का काम करता है। तो ये ओवरवॉच सी कर रहे होते हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया, असेस किया गया, मैनेज किया गया, और रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम पुट इन प्लेस टू मैनेज दीज रिस्क। क्या जो सिस्टम पुट इन प्लेस किए गए हैं, क्या वो रिस्क को मैनेज करने के लिए काफ़ी हैं या नहीं हैं। तो लिस्ट ऑफ एक्शंस बीइंग टेकन टू रेमेडी सिग्निफिकेंट फेलिंग्स आर वीकनेसेस, और इसी तरह फिर कमेंट ऑन नीड फॉर ग्रेटर मॉनिटरिंग
ऑफ प्रोसीजर्स के उस पर भी कमेंट किया है, कमेंट करना चाहिए और ये कमेंट करते हैं। तो ऑडिट कमेटी बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली साल में 3-4 दफ़ा मिलते हैं हार्डली, और उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो उन इश्यूज को, उसके अलावा जो कंपनीज के इश्यूज हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के मसाइल हैं, उनके लिए जो कमेटीज बनते हैं उनमें ऑडिट कमेटी बेस्ट टूल है टू डील विद सच रिस्क्स एंड सच रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसके लिए ऑडिट कमेटी का रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड स्टेटमेंट ऑन इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल बेसिकली बहुत ज़रूरी चीज़ है। एसेंशियली इट इज़ अबाउट status of internal control. For example, there is an ongoing process for identifying, evaluating and managing significant risks. तो ये बेसिकली इंटरनल कंट्रोल है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को एवेल्युएट करना और रिस्क को मैनेज करना, वो जो सिग्निफिकेंट हैं, और किसी रिस्क को अवॉइड करना है, किसी रिस्क को टेक करना है, किसी रिस्क को ट्रांसफर करना है किसी थर्ड पार्टी को। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आती हैं। दैट द प्रोसेस वाज देयर ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिपोर्ट, कि रिपोर्ट में वो प्रोसेस था या नहीं था, इंटरनल कंट्रोल के रिपोर्ट में ये चीज़ स्टेटमेंट में आनी चाहिए। इट इज़ बीइंग रेगुलरली रिव्यूड बाय द बोर्ड, कि बोर्ड इसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। इट इज़ अकॉर्डिंग विद SECP गाइडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम बुक में देखें तो बाकी रिपोर्ट्स के बारे में कहते हैं, यूके वाले अपने रिपोर्ट्स के बारे में कहते हैं, अपनी गाइडेंस के बारे में कहते हैं, यूके वाले, यूरोप वाले, एशिया वाले, तो हर कंट्री के अपने गाइडेंस होते हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान गाइडेंस प्रोवाइड करती है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करती है। तो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दोज गाइडेंस होनी चाहिए। अगर उन गाइडेंस को फॉलो किया जाता है तो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, अदरवाइज रिस्क कैन बी सीवियर एंड यू कैन फेस लॉसेज इन योर बिजनेस। तो रिस्क असेसमेंट की डिस्क्लोजर भी होनी चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, आइडेंटिफाई किया है, आपने रिस्क को असेस किया है और फिर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को आपने प्रॉपर्ली यूज़ किया है और उसके बाद आपने उस सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियरली कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न, जो कुछ कर रहे हैं आप उसकी डिस्क्लोजर। जैसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में हम एक्सक्यूज मी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्लोजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप डिस्क्लोज ही नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं है। आप हज़ार कहें कि हमने तो रिस्क मैनेजमेंट किया है, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, असेस किया है, टेक्निक्स यूज़ किए हैं, लेकिन उसकी डिस्क्लोजर नहीं है। वो बता नहीं रहे कि वो क्या किया, आपने जो किया वो क्या था। तो रिस्क से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स को आपने उन ऑब्जेक्टिव को क्लियरली कम्युनिकेट करना है सारे कंसर्न्स को, स्टेक होल्डर्स को, चाहे शेयर होल्डर्स हैं, चाहे आपके क्रेडिटर हैं, चाहे आपकी सोसाइटी है, चाहे आपकी गवर्नमेंट है। सिग्निफिकेंट रिस्क असेस्ड रेगुलरली, मार्केट रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है, लीगल रिस्क है। ये सारे टाइप हम डिटेल में पिछले लेक्चर में, ये रिस्क मैनेजमेंट का 4th लेक्चर है, तो हम पहले 3 लेक्चर में इन सारे रिस्क को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क बीइंग रिटेन्ड, अगर आपको रिस्क रिटेन करने हैं तो उसका आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि आप फेस करने जा रहे हैं एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस दैट रिस्क। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर, हमने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आर वेलकम्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम।